Today is 6th April. आज ही के दिन in 1930 महात्मा गांधी started civil disobedience movement. Civil disobedience movement in fact महात्मा गांधी जी के करियर का one of the earliest pan Indian movement रहा है. Gandhi ji tried to launch pan Indian movement even during the time period of the non-cooperation and Khilafat of 1920. He also tried to launch a pan Indian movement during the time period of the Rowlatt Satyagraha in April 1919. बट वो मूवमेंट में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था एंड इंडिया के कोने कोने से वी कैन से पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं आया जितना पार्टिसिपेशन हमको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दिखाई देता है. एंड सिंस टुडे इज द 6th अप्रैल, इट इज़ द 95th एनिवर्सरी ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने ही इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस का रास्ता दिखाया. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज ऑल्सो इन फैक्ट द फर्स्ट मूवमेंट अंडर गांधी जी एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँ पे कांग्रेस ने इंडिया का इंडिपेंडेंस डिमांड किया एंड देयर बाय कांग्रेस आल्सो बिकम वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल पार्टी टू डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस. यही टाइम पीरियड में मुस्लिम लीग हुआ करती थी, हिंदू महासभा हुआ करती थी. दे नेवर आस्क्ड फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस एंड दैट्स व्हाई टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच लॉन्च इंडियाज इंडिपेंडेंस वी कैन से, ये पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस इंडिया को आएगा भी 1947 में. तो ये मोमेंट में एग्जैक्टली इंडिया आपको यूनिफाई कैसे होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आज हम लोगों को बातें करनी है. तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एग्जैक्टली यूनिफाइड आवर कंट्री. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का अगर हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं तो बैकग्राउंड जो है इट ऑब्वियसली स्टार्टेड इन 1927. 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट declared Simon Commission. And Simon Commission which was declared in order to provide the scheme of the constitutional reform in our country. इनका टास्क ही था कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज देयर एंड ये 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आपको रिफॉर्म सजेस्ट करना है. ऑब्वियसली इंडियंस डिड नॉट एग्री विद दिस पर्टिकुलर कमीशन बिकॉज ये कमीशन वाज एन ऑल वाइट कमीशन. मेजॉरिटी इंडियन लीडर्स का कहना आ गया कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अ कमीशन फॉर इंडिया देन इस कमीशन में इंडियंस का होना जरूरी है. ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट लिसन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेंड साइमन कमीशन इनटू इंडिया इन ऑर्डर टू कैरी आउट डिस्कशन विद द मल्टी पार्टी लीडर्स. ऑब्वियसली कमीशन का डिक्लेरेशन एंड इट्स अराइवल वाज अ मोमेंटस ओकेजन इन आवर कंट्री जहां पे एंटी ब्रिटिश फीलिंग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैली. एंटी ब्रिटिश फीलिंग का ही फ़ायदा उठा के यही टाइम पीरियड में 1927 में जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस इन्होंने मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना के रखी हुई थी, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग. इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ यंगर जनरेशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल लीडर. यंगर जनरेशन ने कांग्रेस को फोर्स करना चालू किया कि दिस इज अ राइट टाइम. यू सी द ऑडेसिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स कि ब्रिटिशर्स इंडिया को एक रिफॉर्म दे रहे हैं बट इसमें कोई भी इंडियन है ही नहीं. एंड अगर इसमें कोई इंडियन है नहीं देन ऑब्वियसली वी हैव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस वन. अगर कोई भी डिसीजन इंडियंस के लिए लिया जा रहा है इंडियंस की परमिशन के बिना उसको हम लोग बिल्कुल भी लेने नहीं देंगे. एन एंटायर 1927 एंड 28 वाज डोमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल टसल्स विद इन इंडिया. कांग्रेस ने इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पैन इंडियन हार्मनी 1928 के ही सेशन में ये 1927 के अपने दिसंबर सेशन में ये डिसाइड करके रखा था कि एक हम लोग ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे. ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस फरवरी 1928 को बुलाई गई एंड फरवरी 1928 में फिर ये कॉन्फ्रेंस में नेहरू कमेटी एस्टैब्लिश की गई. नेहरू कमेटी ने अपना रिपोर्ट अगस्त 1928 को सबमिट किया एंड अगस्त 1928 को जैसे ही ये रिपोर्ट सबमिट हुआ इसके बाद में जो है नेहरू कमेटी की मल्टीपल डिमांड्स को लेकर इंडिया में गड़बड़ हो गई. नेहरू कमेटी की रिपोर्ट्स के ऊपर कभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू कमेटी वाज यू कैन से दैट कि डोमिनियन स्टेटस. एंड ये डोमिनियन स्टेटस को लेके ही फाइनली कांग्रेस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ा. 1928 का ज़माना था, कांग्रेस को लगा कि ब्रिटिशर्स डोमिनियन स्टेटस मांगेंगे तो दे ही देंगे एंड फॉर दैट पर्पस अपने दिसंबर 1928 के सेशन में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया. नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके कांग्रेस आस्क फॉर द डोमिनियन स्टेटस बट फिर कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस के साथ एक कैविड भी लगा के रखा हुआ था. डोमिनियन स्टेटस के साथ का जो कैविड था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट अगले एक साल में हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं देता है तो अगले एक साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेटस ना दिया तो हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड करेंगे.
एंड ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का थ्रेट कांग्रेस ने लेके जो है फिर पैन इंडियन एजिटेशन चालू किया। एजिटेशन के फॉर्म बड़े सिग्निफिकेंट है, ग्राउंड लेवल पे प्रोसेशन, पिकेटिंग, सत्याग्रह, हंगर स्ट्राइक वेर एवर इट इज पॉसिबल। एंड ये एक साल जो है फाइनली खत्म होने वाला था इन दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 के पहले ही इन अक्टूबर 1929 वॉइसरॉय एरविन ने डिक्लेयर करके रखा हुआ था कि अगर कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस चाहिए देन कांग्रेस शॉल कम एंड जॉइन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वी आर गोइंग टू कन्वीन वेरी सून इन लंदन। एंड इसके लिए नॉट ओनली कांग्रेस बट इंडिया के सारी ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी को वॉइसरॉय ने इनविटेशन भेजे। कांग्रेस का वापस से वही कहना आ गया कि अगर वॉइसरॉय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वीन करने की बातें कर रहा है इन लंदन देन ऑब्वियसली वॉइसरॉय जो है ये भी डिक्लेयर कर ले कि दे आर गोइंग टू ग्रांट इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस। बट जब वॉइसरॉय ने इस तरीके का कोई भी अश्योरेंस देने से मना कर लिया तो फाइनली हमको दिखाई देता है कि कांग्रेस ने जो है अपने लाहौर सेशन में दैट इज 1 ईयर आफ्टर दिसंबर 1928 पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया। एंड ये 1929 का पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। 1929 के पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन में फिर हम लोगों को कांग्रेस जो है अपना गोल बदलती हुई दिखाई दी है। कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम असर्टेड दैट गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज टू अचीव पूर्ण स्वराज। एंड पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है उसके लिए एक डेट भी कांग्रेस ने चूज करके रखी हुई थी। दैट डेट वॉज 26 जनवरी 1930। वॉट वॉज देयर इन 26 जनवरी 1930? कुछ नहीं, इट वॉज अ डे ऑफ पूर्णिमा। एक ऑस्पिशियस दिन जो है वो ढूंढ के निकाला गया है। ऑस्पिशियस डे के दिन जो है कांग्रेस ने फिर अपना इंडिपेंडेंस जो है ये सेलिब्रेट भी करवाया। एंड ऑन 26 जनवरी 1930 इटसेल्फ फाइनली कांग्रेस जो है इन्होंने गांधी जी को जो है सारे राइट्स दे दिया कि गांधी जी शॉल नाउ डिसाइड हाउ द मूवमेंट इज टू बी लॉन्च। एंड गांधी जी के अंडर ही हम लोग जब एक मूवमेंट लॉन्च भी करेंगे। इट वॉज प्रिसाइजली 26 जनवरी 1930 जब गांधी जी के पास सारे राइट आ गए। कंसिक्वेंटली ऑन 30 जनवरी 1930 गांधी जी ने अपने फेमस 11 डिमांड जो है वाइसरॉय के पास भेजे। ये फेमस 11 डिमांड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है कुछ जनरल इंटरेस्ट वाले डिमांड रहे हैं। दैट इज रिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द आर्म फोर्सेस एंड सिविल सर्विसेज बाय द ब्रिटिश ऑफ। टोटल प्रोहिबिशन हो सकता है। टोटल प्रोहिबिशन मतलब दारूबंदी। इंडिया में ये हमेशा ही प्रॉब्लम रहा है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दी लोअर सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन गरीब लोग जो है हर दिन अपनी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द कमाई या फिर मनी या फिर इनकम दारू के ऊपर उड़ा देता है। एंड इसके वजह से द सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन इज बैकवर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो वुमन फोक है इनके ऊपर की एट्रोसिटी भी ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज़्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट गांधी जी का कहना था कि सीआईडी में जो आप रिफॉर्म कैरी आउट करो बिकॉज जो इंडिया का नेशनल लीडर इंडिया के नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है उसके ऊपर आप सीआईडी लगा रहे हो एंड यू आर डिसुएडिंग इंडियंस फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इनटू द नेशनल मूवमेंट। तो ये चीज़ें जो है नहीं चलेगी। वैसे ही आर्म्स एक्ट जो है आप बदलो एंड इंडियंस को जो है आप और ज़्यादा लाइसेंस दो ताकि इंडियंस शॉल हैव राइट टू कैरी आर्म। राइट टू कैरी आर्म को नेशनल मूवमेंट के टाइम पर में मेजॉरिटी लीडर सपोर्ट किया करते थे बिकॉज इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट कैपेबल टू प्रोटेक्ट पीपल एट अ ग्राउंड लेवल। विलेज लेवल पे आपके पास पुलिस मशीनरी नहीं है तो विलेज लेवल के बंदे को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होना चाहिए। एंड वो प्रोटेक्शन विदाउट आर्म्स कैसे होगा? एंड दैट्स गांधी जी का कहना था कि भाई आर्म्स एक्ट को आप अमेंड करो। एंड ये आर्म्स एक्ट को अमेंड करके मोर लाइसेंसेस हैज टू बी इशूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द लोकल पॉपुलस। वैसे ही पॉलिटिकल प्रिजनर जो नॉन वायलेंट रहे हैं पीसफुल रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिनको जेल में रखा है वो सारे ही पॉलिटिकल प्रिजनर आपको छोड़ने पड़ेंगे। एंड आफ्टर फिर पोस्टल रिजर्वेशन बिल। पोस्टल रिजर्वेशन बिल वॉज अ हॉट इशू बैक देन। इसके ऊपर भी गांधी जी जो है इनका कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है शॉल एक्सेप्टेड। वैसे ही कुछ पीजन स्पेसिफिक डिमांड भी रही है। पीजन स्पेसिफिक डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो जो लैंड रेवेन्यू 50% से आप रिड्यूस करोगे एंड आफ्टर फिर एबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट सॉल्ट मोनोपोली। इनफैक्ट यही सॉल्ट के ऊपर तो गांधी जी अपना मूवमेंट दैट इज सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट अभी लॉन्च भी करने वाले हैं। एंड देन देयर वे स्पेसिफिक बॉर्जुआ या फिर कैपिटलिस्टिक डिमांड। एट द एंड ऑफ द डे कैपिटलिज्म के बिना आपके नेशनल मूवमेंट को फंडिंग नहीं है। एंड अगर नेशनल मूवमेंट को फंडिंग नहीं है तो आपका मूवमेंट जो आगे कैसे चलेगा? एंड दैट्स व्हाई गांधी जी वाज वेरी कॉशियस ऑफ नॉट अपसेटिंग द कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ आवर कंट्री। यही कैपिटलिस्ट क्लास जो है उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए रिडक्शन ऑफ द रूपी स्टर्लिंग रेशियो ताकि इंडिया का इम्पोर्ट कम हो एंड आफ्टर एक्सपोर्ट जो है बढ़े। वैसे फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्सटाइल प्रोटेक्शन
ब्रिटिश टेक्सटाइल वर्सेस इंडियन टेक्सटाइल, ये कॉम्पिटिशन हमेशा ही रहा है। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के टेक्सटाइल को प्रिवेंट करके, इनका डेवलपमेंट प्रिवेंट करके आप लंदन या फिर ब्रिटेन बेस्ड टेक्सटाइल को प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। एंड यही चीज़ जो गांधी जी की कहनी थी कि आप इंडिया के टेक्सटाइल को प्रोटेक्शन दो, एंड आफ्टर फिर रिजर्वेशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियन। गांधी जी का कहना था कि एवर सिंस स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905, जब वीओ चिदम्बरम पिल्लाई ने पहला स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी डाला, ब्रिटिश मर्केंटाइल क्लास या फिर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री को स्टिफल कर रहा है। एंड दैट्स अगर ब्रिटिश मर्केंटाइल क्लास चाहता है तो ओपन ओशन की शिपिंग अपने पास रखे, कोस्टल शिपिंग जो है वो इंडियन के अंडर फिर आनी चाहिए। ये 11 डिमांड गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वॉइसरॉय को दिए। एंड वॉइसरॉय को जो है क्लियर कट इंडिकेशन दे के रखा था कि यू हैव टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कंसिक्वेंटली वॉइसरॉय जो है, इनके पास ये डिमांड ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए पड़ी रही। एंड जब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1920 का मूवमेंट वॉज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यू आर जस्ट गोइंग टू नॉन कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के आप किसी भी तरीके से, ब्रिटिशर्स के साथ आप किसी भी तरीके का कॉपरेशन नहीं करोगे। बट अगर आप सिविल डिसोबीडियंस की बात करोगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यू आर नॉट सपोज टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स एंड यू आर ऑल्सो सपोज टू ब्रेक द सिविलियन लॉ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज नथिंग बट द डेलिब्रेट ब्रेकेज ऑफ द सिविल लॉ। ये डेलिब्रेट ब्रेकेज आपको इसके लिए करना है ताकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम अंग्रेजों के सामने खड़ा हो। जब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम अंग्रेजों के सामने खड़ा होगा, ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर जो आपके डिमांड है एक्सेप्ट करेंगे। फॉर दैट पर्पज गांधी जी जो है फाइनली 12 मार्च को अपने साबरमती आश्रम से निकले। साबरमती आश्रम से निकलने के टाइम पीरियड में गांधी जी ने जो है एक प्रतिष्ठापना या फिर एक भीष्म प्रतिज्ञा भी करके रखी थी, यू कैन से। गांधी जी का कहना था कि जब तक इंडिया को उसका इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू साबरमती आश्रम। अनफॉर्चुनेटली साबरमती आश्रम में अब गांधी जी वापस कभी नहीं आएंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो फेल होगा, बट इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में आएगा। एंड एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम गांधी जी वॉज इन नौखाली, बंगाल, in order to prevent partition atrocities at the local level। गांधी जी जो है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज टाइम 1930 से लेके 1947 वर्धा आश्रम में रहेंगे, दैट इज इन महाराष्ट्र। बट फिर गांधी जी ने अपना जो सॉल्ट मार्च चालू किया। प्रिसाइजली 6 अप्रैल को गांधी जी जो है दांडी कोस्ट पे पहुंचे। एंड दांडी कोस्ट पे उन्होंने जो है बेसिकली सॉल्ट को अपने हाथ से उठा के सिंबॉलिक गेस्चर किया कि आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ। And since I have broken the salt law, now Indians shall break down the different kind of the civilian law जो उनके हिसाब से गलत है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताने का टाइम आ चुका है कि इंडियंस आर नॉट गोइंग टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। इंडियंस आर नॉट गोइंग टू लिसन टू ब्रिटिशर्स। एंड यही करके जो है फिर गांधी जी ने जो है पूरे इंडिया में जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट इज डेलिब्रेट ब्रेकेज ऑफ द सिविलियन लॉ, जहाँ पे सॉल्ट लॉ अवेलेबल है वहाँ पे सॉल्ट लॉ, जहाँ पे नहीं अवेलेबल है वहाँ पे अलग अलग लॉ जो है वो आप ब्रेक डाउन करोगे। ये चीज़ जो लोगों को बता दी। वाई सॉल्ट वॉज चोजन? ऑब्वियसली इट हैज़ अ यूनिवर्सल अपील। अर्बन एरिया के लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम था, बिकॉज सॉल्ट इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द इंडियन क्यूजिन। सॉल्ट के बिना आप कभी भी इंडिया का खाना बनते हुए देखते हो क्या? एंड ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर मोनोपोली लगा के रखी थी। इंडिया का ही सॉल्ट इंडिया से उठा के ब्रिटेन में भेजा जाता था, वहाँ पे उसको पैकेज किया जाता था और इंडियंस को दोगुने दाम पे बेचा जा रहा था। एंड इट वॉज कॉजिंग अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ द लॉस ऑफ मनी और यू कैन से ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम आवर कंट्री। एंड दैट्स व्हाई गांधी जी का कहना आ गया कि सॉल्ट अर्बन लोगों के लिए ग्रीवेंस है। एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम जो कोस्टल एरिया के पुअर लोग हैं उनके लिए इट वॉज अ लाइवलीहुड। कोस्टल एरिया के पुअर लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल सीजन में क्या करेंगे? नॉन एग्रीकल्चरल सीजन में वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके उसको बेच के एक ज़माने में अपना पैसा कमाते थे। बट नाउ ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली डाल के रखी है। एंड अगर ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली डाल के रखी हुई है तो कोस्टल एरिया के लिए इट वॉज अ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज लॉस ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जनरेशन। एंड ऐसा गांधी जी का मानना था कि सॉल्ट कैन यूनाइट इंडिया। एंड यूनाइटेशन ऑफ द इंडिया, इसी एस्पेक्ट के ऊपर गांधी जी ने सॉल्ट को चूज करके सॉल्ट लॉ ब्रेक डाउन किया। बट ऑब्वियसली द मूवमेंट इटसेल्फ वाज नॉट कन्फाइंड टू द ब्रेकेज या फिर ब्रेक डाउन ऑफ द सॉल्ट लॉ। मूवमेंट जो है इसमें आपने अलग अलग तरीके के जो है सिविलियन लॉज ब्रेक डाउन करके रखे थे, उसी के ऊपर अब हम लोगों को जाना है। एंड ऑब्वियसली गांधी जी ने जो है
अपने फेमस डायरेक्शन भी देके रखे हुए थे कि आपको ये मूवमेंट में करना क्या है, ये मूवमेंट में आपको कौन से लॉज ब्रेक डाउन करने हैं। अलग अलग लॉज को ब्रेक डाउन करने के टाइम पीरियड में सत्याग्रह एंड अहिंसा ये आपको बेस रखना है। पिकेटिंग कर सकते हो, प्रोसेशन कर सकते हो, देर आफ्टर आप अलग किस्म के जो है अगर पीसफुल इनोवेटिव तरीके अगर आपके हैं, जैसे प्लेकार्ड होस्ट करना, ब्लैक शर्ट पहन के ऑफिस में जाना, तो दिस इज समथिंग दैट वाज अलाउड। एनीथिंग दैट इज नॉन वायलेंट इज अलाउड। नॉन वायलेंस के ऊपर गांधी जी का हमेशा ही स्ट्रेस रहा है। इसके ऊपर हम लोगों ने पहले ही बहुत बातें की है, कभी बाद वाले लेक्चर में भी करेंगे। दैट ब्रिंग्स मी टू द एक्चुअल टॉपिक। यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आज ही के दिन लॉन्च हुई, दैट इज 6 अप्रैल 95 ईयर्स अगो, इट बेसिकली हैड अ ट्रमेंडस इम्पैक्ट एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे ये मूवमेंट जिस तरीके से अब फैला, ये आपको दिखाई देगा कि इंडिया अब धीरे धीरे जो यूनाइट होना चालू हुआ। जैसे ही गांधी जी ने अपना सॉल्ट लॉ ब्रेक डाउन किया है ऑन द दांडी कोस्ट, उसके बाद में जो ये मूवमेंट 6 अप्रैल को ही रैपिडली पूरे इंडिया में स्प्रेड हुए। सबसे पहले तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी, इन्होंने अपना एक सॉल्ट मार्च जो है वो लॉन्च किया। सॉल्ट मार्च लॉन्च करके अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ सी राजगोपालचारी, अल्टीमेटली लोकल लेवल पे जो है एंटी लिकर कैंपेन अंडर आफ्टर पिकेटिंग ऑफ द फॉरेन स्टोर जैसे मूवमेंट जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोगों को आते हुए दिखाई दिए है। अल्टीमेटली यही टाइम पीरियड में सुदेश गीतम नाम का जो सॉन्ग है, जो 1905 के मूवमेंट में गाया गया था, ये सुदेश गीतम जो इट बिकम अ बस सॉन्ग ऑफ द नेशनलिज्म इन द तमिलनाडु। तमिलनाडु वाला एरिया भी तो नेशनलिज्म में बहुत ही अच्छे खासे तरीके से आना जो आपको चालू होता हुआ दिखाई देगा। वही मालाबार वाले एरिया में के कलप्पन, जिन्होंने 10 ईयर्स पहले तमिलनाडु में काफ़ी बड़ा टेम्पल एंट्री मूवमेंट किया हुआ था, वाईकॉम सत्याग्रह, वही के कलप्पन, इन्होंने जो अल्टीमेटली लोकल लेवल पे सॉल्ट लॉ जो को ब्रेक डाउन किया। उसके बाद में आंध्र वाले रीजन में जो है लोकल लोगों ने आंध्र के अलग अलग कोस्ट लाइन के ऊपर जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक डाउन किया। गांधीयन आश्रम, जिनको लोकल लेवल पे शिविरम बोला जाता है, वो भी बनाए, ताकि लोगों को हम लोग पैम्पलेट बांटे, लोगों को हम लोग नेशनलिज्म के फोल्ड में लेके आए एंड नेशनलिज्म के फोल्ड में लाके उनको बताए कि एग्जैक्टली जो नॉन वायलेंट सत्याग्रह है वो कैसे किया जाता है एंड वाई नॉन वायलेंट सत्याग्रह हैज़ टू बी देयर। ओडिशा वाले एरिया में गोपाल बंधु चौधरी वॉज देयर, जिन्होंने ओडिशा के अलग अलग कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में जाके जो है सॉल्ट लॉस को ब्रेक डाउन करना चालू किया। बट परहैप्स द मोस्ट फेमस सॉल्ट सत्याग्रह वॉज इन धरासना। धरासना सॉल्ट सत्याग्रह वॉज लीड बाय सरोजिनी नायडू। वेरी रिसेंटली इन 1928 अमेरिका में यू कैन से दैट फ्रेंचाइजी एक्ट वॉज साइन एंड अमेरिका के फ्रेंचाइजी एक्ट के थ्रू अमेरिका के वुमन को जो है राइट टू वोट मिला हुआ था। अमेरिका के ऑर्डिनरी पब्लिक जो है उसके वजह से अपने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मॉक कर रहे थे कि आप औरतों को लॉ ये वो राइट टू वोट दे रहे हो, औरतों को क्या ही आता है। एंड दैट्स अमेरिका के न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो इंडिया में आए हुए थे टू कवर दिस पर्टिकुलर धरासना सॉल्ट सत्याग्रह। व्हेन दे सॉ that lakhs of people are standing behind Sarojini Naidu and Sarojini Naidu is leading so many Indians who according to Americans were backward, तो अल्टीमेटली अमेरिकन के लिए भी इट एक्टेड एज एन इंस्पिरेशन। जो अमेरिका में एंटी वुमन फ्रेंचाइजी स्ट्रगल चल रहा था वो रातों रात आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा इसके वजह से। एंड दैट्स व्हाई सरोजिनी नायडू ऑल्सो बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द फॉरेन कंट्री। आपको बहुत टाइम पे सरोजिनी नायडू जो है फॉरेन कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देगी। वैसे अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में रिवराइन एरिया है एंड ये रिवराइन एरिया में भी सॉल्ट लॉज आर इम्पॉर्टेंट। तो रिवराइन एरिया में जो सॉल्ट लॉ ब्रेक डाउन किए गए, यू कैन क्लियरली सी कोस्टल एरिया एंड रिवराइन एरिया सब जगह पे अब आपको धीरे धीरे जो है सॉल्ट सत्याग्रह स्प्रेड होता हुआ दिखाई देगा। बट फिर ऑब्वियसली जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, इंडिया के इंटरनल एरियाज है, एरिड एरियाज है, वहाँ पे फिर अदर फॉर्म ऑफ द स्ट्रगल हमको दिखाई देता है। जैसे यही टाइम पीरियड में खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तूनवा, पख्तूनवा मतलब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टुडेज टाइम पीरियड, जिसको आज के टाइम पर में खैबर पख्तूनवा भी बोला जाता है, यहाँ पे इन्होंने अपना जो है बेसिकली पहला ऑर्गेनाइजेशन निकाल के रखा था अपने करियर का एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार नाम का बेसिकली इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन निकाल कर अपना एक न्यूज़पेपर भी निकाल के रखा था, दैट इज पख्तून, जो पख्तून लैंग्वेज में उस जमाने में चला करता था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इट वॉज क्रिएटेड विद द पर्पज ऑफ इनकलकेटिंग द आइडियल्स ऑफ सत्याग्रह एंड आइडियल्स ऑफ नॉन वायलेंस अमंग द पठान पीपल। खान अब्दुल गफ्फार खान इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नेम। 1947 में अनफॉर्चुनेटली इनका एरिया जो है पाकिस्तान में चला गया। ही क्रिटिसाइज कांग्रेस हैवीली फॉर दैट कि कांग्रेस हैज थ्रोन अस टू द वॉल्स, बट अल्टीमेटली पाकिस्तान में हमको जाना पड़ा।
इसके बाद में मल्टीपल ओकेजन के ऊपर ये इंडिया में आए हुए हैं, जैसे 1960s का फोटो है जिसमें आपको पीछे अन्ना दुराई एंड आफ्टर दिलीप सिंह हु इज़ अ वेरी फेमस बॉलीवुड स्टार वी कैन से दिखाई भी देंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान थ्रू आउट हिज लाइफ कुड नेवर रिकनसाइल द फैक्ट कि अल्टीमेटली इंडिया एंड पाकिस्तान का जो डिवीजन हो चुका है 1988 में व्हेन ही डाइड। इनके जाने के बाद उस टाइम पीरियड में अमेरिका में मुजाहिद वॉर चल रहा था। यूएसएसआर एंड मुजाहिद जो यूएसएसआर के ही साथ है उनके साथ टेररिस्ट के फोर्सेज जो अपोजिशन में थे उनके बीच में वॉर चल रहा था। एंड ये वॉरफेयर जो है एक हफ्ते के लिए सीज फायर किया गया टेररिस्ट के साथ साथ मुजाहिद एंड यूएसएसआर के फोर्सेस ने इन ऑर्डर टू गिव अ ड्यू होमेज टू खान अब्दुल गफ्फार खान। एंड खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है obviously it pains me to say but he became the first non-Indian to receive भारत रत्न अवार्ड। इंडिया में आज तक दो ही नॉन इंडियन हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान एंड दूसरे जो है नेल्सन मंडेला। he received, that is Khan Abdul Ghaffar Khan received Bharat Ratna in 1988 and Nelson Mandela received Bharat Ratna in 1991। तो ये दोनों जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी रही है एंड दैट इज समथिंग फॉर खान अब्दुल गफ्फार खान। बट नेशनलिज्म फैल गया ना, एंड पठान वाले एरिया में भी अब इंडियन नेशनलिज्म जो है अब आपको काफ़ी सॉलिड लेवल पे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। इट इज़ ओनली आफ्टर 1940 जब मोहम्मद अली जिन्ना अपनी टू नेशन थियरी एंड सेपरेट पाकिस्तान का एजेंडा लेके वो एरिया में जाएंगे एंड खदाई खिदमतगार जो है ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बैक बर्नर पे पड़ेगा। वैसे बिहार के एरिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नो चौकीदारी सत्याग्रह चला नॉन रिवराइन एरिया में। बिहार में होता क्या था, नॉट ओनली बिहार बट उत्तर प्रदेश बिहार एंड बंगाल ये तीनों एरिया में एग्जैक्टली होता क्या था कि यहाँ पे लोकल लेवल पे एक चौकीदार अपॉइंट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये चौकीदार को सैलरी देने के नाम पे विलेज लेवल से टैक्सेशन कलेक्ट किया जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली चौकीदार वॉज द एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। विलेज लेवल पे जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ों की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने का काम ये चौकीदार करता था। एंड दैट्स अ लोकल लेवल पे बिहारी पॉपुलेशन ने ये चौकीदार टैक्स जो वो देने से मना कर दिया, दे ब्रोक डाउन द टैक्सेशन लॉज। वैसे ही छोटा नागपुर प्लेटियो जो बिहार के अंडर ही आता है, झारखंड वाला एरिया पकड़ के चलो, छत्तीसगढ़ वाला एरिया पकड़ के चलो, यहाँ पे जो ट्राइबल रिफॉर्म हमको दिखाई देते हैं, माझी ब्रदर जो है इन्होंने अपने लोगों को या फिर अपने ट्राइबल लोगों को धीरे धीरे जो है प्रोहिबिशन ऑफ लिकर एंड आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द नॉन वेज जो है ये बंद करने के ऊपर जो है सलाह देनी चालू कर ली, उसके लिए जो है एजिटेशन जो है चालू किया। एंड वैसे ही महाराष्ट्र कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस विच आर द इंटरनल एरियाज ऑफ इंडिया ये वाले एरिया में जो है फिर हम लोगों को दिखाई देता है कि फॉरेस्ट लॉ ब्रेक डाउन किए गए। फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है एंड लोकल लेवल की पॉपुलेशन को अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर अधिकार नहीं है। लोकल लेवल की पॉपुलेशन ने फॉरेस्ट प्रोड्यूस जमा करके मार्केट में बेचने चालू किए, दे ऑल्सो ब्रेक डाउन द फॉरेस्ट लॉ, वी कैन से दैट। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि अब बहुत ही पैन इंडियन अपील जो है सॉल्ट सत्याग्रह या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की आई। वैसे यूनाइटेड प्रोविंस में जो है नो रेवेन्यू कैंपेन नो रेंट कैंपेन चला। यूनाइटेड प्रोविंस में उस जमाने में ज़मींदारी लगी थी, तो ऑब्वियसली जो ऑर्डिनरी पीजेंट है उनको बताया गया कि अगर आपका ज़मींदार अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट है देन ऑब्वियसली आप उसके साथ मिलकर नो रेवेन्यू कैंपेन करो। बट अगर आपका ज़मींदार प्रो गवर्नमेंट है तो आप उसको रेवेन्यू भी नहीं दोगे और रेंट भी नहीं दोगे। तो आपने हर एक सिविल लॉ जो है ब्रेक डाउन करना चालू किया। वैसे मणिपुर एंड आफ्टर नागालैंड में जो है रानी गाइडिनल्यू एमर्ज एज अ वेरी सिग्निफिकेंट लीडर। 1933-32 के अप्रॉक्सीमेटली रानी गाइडिनल्यू ने नो टैक्स कैंपेन लोकल लेवल पे चालू किया जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। शी वॉज इन जेल टिल 1947। जब जवाहरलाल नेहरू 1946 में इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, he became the vice chairperson of the executive council of the governor general or viceroy of India, and as a vice chairperson he was also the prime minister। जवाहरलाल नेहरू ने फिर 1947 के अर्ली मंथ्स में विजिट की, कहाँ पे, तो मणिपुर में। एंड मणिपुर में विजिट करके वहाँ पे रानी गाइडिनल्यू को छुड़ा के उनको रानी वाला टाइटल भी दिया। तो वी कैन क्लियरली से कि इवन नागालैंड वाले एरिया में हम लोगों को जो है अब नेशनलिज्म स्प्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आफ्टर इवन आसाम वाले एरिया की अगर हम बात करते हैं तो आसाम वाले एरिया में जो है फाइनली यू कैन से दैट कि एंटी कनिंघम सर्कुलर जो है वो चला। एंटी कनिंघम सर्कुलर मूवमेंट ये ब्रिटिशर्स की मस्ती थी। आसाम के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे सर कनिंघम, उन्होंने लोकल लेवल पे राइजिंग वे ऑफ नेशनलिज्म को देख के एक सर्कुलर निकाला कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सारे ही बच्चों को अपने पेरेंट्स से जो है एक बॉन्ड देना पड़ेगा, ये बॉन्ड में उनको लिखना पड़ेगा कि उनका बच्चा नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा भला शांत आसाम था, उसको आपने जला दिया। जैसे ये सर्कुलर आसाम में आया, आसाम के बच्चों ने उनके पेरेंट्स ने जो एजिटेशन करने चालू किया, एंटी कनिंघम सर्कुलर काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे आसाम में फैला। एंड आफ्टर बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे रिवराइन एरिया में सॉल्ट सत्याग्रह, इंटरनल एरिया में नो रेवेन्यू नो टैक्स कैंपेन एंड एंटी चौकीदारी कैंपेन, सारी ही चीज़ें जो है वो चली। तो इन नटशेल वी कैन से दैट कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये बाय एंड लार्ज वाज द फर्स्ट ट्रू पैन इंडियन मूवमेंट दैट वाज लॉन्च अंडर द गांधी। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है गांधी जी के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करने के लिए लॉन्च करके रखी थी। 1920 वाला मूवमेंट वाज फॉर द स्वराज, एंड स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस, एंड दैट्स हर जगह से ये मूवमेंट जो है आपको क्या दिखाई देगी कि फर्स्ट पैन इंडियन मूवमेंट जो है दिखाई देगी, ट्रू पैन इंडियन वी कैन। सो अदरवाइज ऑब्वियसली रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ये गांधी जी का पहला पैन इंडियन मूवमेंट माना जाता है। वैसे ही वी कैन से दैट कि इस मूवमेंट की वजह से इंडिया का जो डिक्लाइनिंग नेशनलिस्ट ड्राइव था वो अचानक से जो है हाइटन अप हो गया। इंडिया में नेशनलिज्म जो है धीरे धीरे ड्विंडल डाउन होता हो रहा था बिकॉज ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री इन बिटवीन 1920 टू 1930। गांधी जी ने जिस लेवल पे 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, एंड आफ्टर मल्टीपल ट्रेंड ऑफ द नेशनलिज्म, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, ट्रेड मूवमेंट है, रेवोल्यूशनरीज है, मॉडरेट है, एक्सट्रीमिस्ट है, ऐसे अलग अलग ट्रेंड जो है 1922 से 1930 के बीच में इंडिया में आए हुए थे। इन शॉर्ट नेशनलिज्म बटा था, एंड नेशनलिज्म जब बटेगा तो जो विगर है नेशनलिज्म का वो कम हुआ ना। तो यही विगर को आपने वापस से सॉलिडिफाई करने के लिए जो ये पर्टिकुलर मूवमेंट का काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल किया। एंड फाइनली वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली ये मूवमेंट जो है इसमें इंडिया यूनिफाई तो हुआ बट फिर कुछ क्रैक्स भी हमको जाते हुए दिखाई दिए हैं। अनटचेबल्स का लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट, एंड आफ्टर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज अ कॉज ऑफ वरी। अनफॉर्चुनेटली गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको समय रहते अरेस्ट नहीं कर पाए, एंड समय रहते अगर आपने इसको अरेस्ट नहीं किया तो धीरे धीरे दिस इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो ऑन वन हैंड पूरा इंडिया जो है यहाँ पे आपको नेशनलिज्म का ट्राई दिखाई देगा, बट अनफॉर्चुनेटली नेशनलिज्म बाय एंड लार्ज हिंदू कम्युनिटी में कन्फाइंड रहा। इसके पीछे के रीजन रहे हैं कांग्रेस के सुप्रीम लीडर महात्मा गांधी हिमसेल्फ। गांधी जी राम राज्य की बातें करेंगे, हिंदवी स्वराज की बातें करेंगे, और ये दोनों चीज़ें जो अम्बेडकर एंड डॉक्टर जिन्हा को कभी पसंद नहीं थी। धीरे धीरे करके अम्बेडकर के साथ तो कॉम्प्रोमाइज हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली जिन्हा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो गए, एंड दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड कि जो सीड्स ऑफ पार्टीशन है ये मूवमेंट में जो है काफ़ी डीप सो हुए, एंड ये सीड्स ऑफ पार्टीशन अब इंडिया को जो है डिस्ट्रॉय करके ही रहेंगे बाय 1947। बट दैट बाय एंड लार्ज सम्स अप द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर, कि अगर हम लोग ये मूवमेंट को देखते हैं तो ये मूवमेंट में हम लोगों को काफ़ी इलेबोरेटली अक्रॉस इंडिया नेशनलिज्म फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग लोग फॉर द कॉज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ग्राउंड पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अर्लियर मूवमेंट में हम लोगों को शायद ही कहीं पे दिखाई दिया।